नमस्कार दोस्तों, माया लैंड प्रिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो इतिहास के संभावित प्रश्न के बारे में बताया था 467 बीपीएससी मेंस। आज के वीडियो में जीएस फर्स्ट पेपर का ही सेक्शन 2 जो आता है, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जो संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी ने जो है मेंस के लिए 29 दिसंबर से जो है एग्ज़ाम की डेट तारीख घोषित कर दिया गया है। अब समय जो है हमारे पास, हम सभी के पास जो है कम समय रह गया है। तो ऐसे में जो है अब ये भी सस्पेंस बना हुआ है कि एग्ज़ाम जो है डेट बढ़ेगा या जो भी हो आगे बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये हम अभी बीपीएससी ने तय नहीं किया है, या वही डेट में एग्ज़ाम होगा। मगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 29 दिसंबर को ही जो है दिमाग पे लेके चलिए। यदि आप बढ़ता है तो उसी चीज़ को, क्वेश्चंस को क्या करना है, रिवीजन करना, बार बार एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि डेट बढ़ेगा ही और उसी ख्याल में रहिएगा और एग्ज़ाम जो है 29 दिसंबर को ही हो जाइएगा, तो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है अभी मेंस देने का, क्योंकि आपको पता ही है कि बीपीएससी पीटी पास करना जो है काफ़ी टफ होते जा रहा है। ऐसे में यदि जिन स्टूडेंट्सों ने पीटी पास कर लिया उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो है आप अपना फाइनल रिजल्ट जो है पीडीएफ में देख ले। कि खुदा ना खास्ता कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए एकदम जो आप तैयारी में जो है अपना 100% जो है पूरा जो है जान जो है इस बार के एग्ज़ाम में आप झोंक दीजिए। एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा तो आपके लिए भी, सबके लिए बढ़ेगा, आपके लिए भी बढ़ेगा। तो उस आपका रिवीजन खाली उसमें भी आप जो बढ़ेगा तो आप क्या करना है, आपकी जो कमजोरियां होगा उसमें जो है आपको प्रैक्टिस करते रहना है इस क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हम बताते हैं आज के जो सेक्शन 2 का जो क्वेश्चन है जीएस फर्स्ट पेपर का, जो करंट अफेयर्स के, उसमें क्या संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान, देखिए 1 साल 1.5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट जो 1-2 साल में जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ रहा उसके बारे में जो है 2020 में जो है लास्ट बार जो है मेंस हुआ था, उसके बाद अभी 2 साल लगभग हो गए हैं और बीपीएससी का मेंस जो है अभी 66वीं के बाद नहीं हुआ। तो इन 1.5-2 साल में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे, इश्यू नेशनल इंटरनेशनल में बने, उनके बारे में जो है क्वेश्चंस पूछ सकता है सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स में। तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि हमारा जो है प्रोबेबल क्वेश्चंस में, संभावित में, कि अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के लिए तालिबान का उदय हुआ और भू राजनीतिक प्रभाव और इस प्रकार क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो गई। इस मुद्दे से निपटने के लिए भारत की उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करें। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से जो है अमेरिकी फौज की जो है वापसी हुई। उसके बाद की स्थिति आपको पता ही है, तालिबान का कब्जा रहा। तो तालिबान के फिर से 20 साल के बाद कब्जा होने के बाद किस तरह से इसका भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल प्रभाव पड़ेगा और क्षेत्र में जो उस क्षेत्र में अस्थिरता आएगी, भारत के जो है के उपलब्ध विकल्पों पर चर्चा करें। भारत के पास क्या ऑप्शन है। आपको पता है कि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत हमेशा लोकतांत्रिक देशों का जो है समर्थन करता रहता है। हमेशा जहाँ पे सैन्य तानाशाह है या इस तरह के संगठनों का कब्जा है, वहाँ पे जो है भारत की यही स्टैंड रहा है कि वहाँ पे लोकतंत्र हो, जनता का शासन हो, जनता को जो है राइट्स मिले, इसका पक्ष धर रहा है। ऐसे में जो है अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फौज होने के बाद, तालिबान का आने के बाद, अब इस तरह के जो है ये उम्मीद की जा रही है, फिर से आप देख रहे होंगे कि तालिबान में फिर से वही मानवाधिकार का जो है कितना उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पे लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं, वहाँ के लोग भाग रहे हैं दूसरे देशों में और भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था। और उसके बाद आपने देखा था कि जैसे यहाँ तालिबान आया तो भारत के सड़क को, डैम को क्या किया, वहाँ पे नाश किया गया वहाँ के तालिबान सरकार के द्वारा। ऐसे में भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जब इस क्षेत्र में अस्थिरता आ गई। आपको पता है कि भारत को हमेशा डर लगा रहता है कि पाकिस्तान का जो है तालिबान के साथ अच्छा गठजोड़ हो जाएगा, अच्छा संबंध होगा तो जम्मू कश्मीर में भारत के लिए समस्याएं जो है और भी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, क्या विकल्प है। और आपने देखा कि हाल ही में जो है भारत ने तालिबान के साथ जो है बातचीत शुरू किया, तो ये सबसे बड़ा पहल है। बहुत
एक्सपर्ट जो है, राजनीति एक्सपर्ट, विदेश जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये हमेशा से बोला है कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए, मगर अपना स्टैंड जो है लोकतंत्र का वो भी बरकरार रखना चाहिए। बातचीत में कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि देखिए आज के दौर जो है बिजनेस का दौर है। तालिबान में, अब अफगानिस्तान में भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुए। कल हमारा पीओके जो अफगानिस्तान से लगता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, यदि पीओके भारत में आ जाता है तो पीओके से अब अफगानिस्तान जाना आसान हो जाएगा, व्यापार बढ़ेगा, और अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया और यूरोप, सेंट्रल एशिया, यूरोप जो जाना एक मार्ग मिल जाएगा भारत के लिए। तो ऐसे में क्या होना चाहिए, मान लीजिए तालिबान यदि शासन रहता है कई वर्षों तक, तो तालिबान को भारत के साथ संबंध बनाना चाहिए, ताकि जो तालिबान जो पाकिस्तान जो यहाँ पे टेररिस्ट कुछ करे भारत में, तो उसमें तालिबान का रोल ना रहे, समझ रहे हैं। और कंधार एक हुआ था, हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, उसमें हमने देखा था कि तालिबान के साथ हमारा अच्छा संबंध नहीं रहा था, तो अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट थे वो हाईजैक करके कहाँ ले गए, कंधार ले गए, अफगानिस्तान ले गए। यदि हम बातचीत करते तो हमारा जो है, हमको आतंकवादी जो है यहाँ से छोड़ना नहीं पड़ता था। ऐसे में तालिबान जो है भारत के साथ यदि बातचीत होती है तो इस तरह की जो भारत विरोधी गतिविधि के लिए जो है तालिबान जो है अपने आप को क्या करेगा, रोकेगा, अब पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा। तो इस तरह के मुद्दे जो हैं तो अभी साल डेढ़ साल में हो रहे हैं, तो इससे जो है बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। हमारा फोकस ये है कि आपको क्वेश्चंस जो है हमारे टीम के द्वारा बना देना। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस आपसे यही पूछेगा, बस आपको ये याद रखना कि ये मुद्दा हाईलाइटेड था, तो इससे क्वेश्चंस जो है आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मैं थोड़ा डिटेल से बता दे रहा हूं कि आपके लिखने का डायमेंशन जो है इस तरह की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, श्रीलंका में आर्थिक संकट का असर भारत पर भी पड़ा, और अर्थशास्त्र और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भारत की प्राथमिकता श्रीलंका को इस संकट से उबरने में कैसे मदद कर सकता है। आपको पता है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट हुआ, उसके बाद राजनीतिक उठापटक हुआ, भारत ने भी काफी मदद किया। उसके बाद वहां चाइना विरोधी जो है नारे लगे कि श्रीलंका की जो आज स्थिति है वो चाइना के कारण है। तो भारत के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, भारत ने, आपको पता ही होगा कि भारत श्रीलंका की जो पोर्ट है कोलंबो पोर्ट, एक समय में क्या हो रहा था, भारत को मिल रहा था, मगर भारत किसी कारण से वहां उसमें जो है लेने से मना कर दिया। उसके बाद वहां पे इन्वेस्टमेंट किसने किया, चाइना। इस तरह से चाइना का जो है प्रभाव श्रीलंका में बढ़ता चला गया। यदि भारत और श्रीलंका कहाँ, इंडियन ओशियन, और इंडियन ओशियन के में है, नीचे में है हमारा, और वहां पे यदि किसी हम ऐसे देश का जो हमारा दुश्मन है चाइना, और श्रीलंका का में यदि हमारे पड़ोसी में यदि उसका जो है प्रभाव बढ़ जाएगा, तो हिंद महासागर के साथ साथ हमारे लिए भी क्या है, खतरा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, तो भारत को ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से जो है भुनानी चाहिए आर्थिक संकट, और भारत ने मदद भी किया है काफी। और वहां पे आपने देखा होगा उस समय में कि भारत जो श्रीलंका के भूतपूर्व क्रिकेटर हो, चाहे सनत जयसूर्या हो, महिला जयवर्धन हो, चाहे क्या नाम है पुराने और भी थे, तो उन्होंने जो है भारत के लिए क्या किया, उन्होंने बड़ाई किया है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जो है ट्वीट भी किया कि थैंक यू फॉर हेल्पिंग फ्रॉम इंडिया। तो ये कहने का अर्थ एक अच्छा संदेश जो है भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका में डाला गया है। और श्रीलंका भारत का संबंध तो कई हजार सालों से है, बीच में जो है इस संबंध गड़बड़ हुआ, तमिल का जो मुद्दा था श्रीलंका को लेकर। तो ऐसे में जो अभी के समय भारत के पास क्या है, एक अच्छा अवसर है। तो ये क्वेश्चंस, इस तरह के डायमेंशंस आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस यूक्रेन युद्ध ना, ये तो सबसे मेन टॉपिक है। रूस यूक्रेन युद्ध वार चल रहा है काफी महीनों से, न केवल इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वर्तमान विश्व के व्यवस्था को भी इसका व्यापक प्रभाव हुआ है। आपको पता ही है कि रूस यूक्रेन वार के बाद जो पेट्रोल की कीमत कितनी हाई हो गई। तो रूस और यूक्रेन के वार ने, उन दोनों देशों ने तो अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विश्व की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कैसे, उसको बताना है। अब भारत में इस युद्ध के लिए क्या प्रतिक्रिया है, भारत का क्या स्टैंड रहा है इसके प्रति, क्योंकि भारत रूस जो है एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि सबसे करीबी दोस्त, सबसे घनिष्ठ दोस्त, समझ रहे हैं बात को। ऐसे में भारत हमेशा से जो है वार का, युद्ध का क्या रहा है, विरोधी रहा है।
तो ऐसे में भारत की क्या प्रतिक्रिया है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है क्या स्टैंड रहा है, क्योंकि बीच में जो है रसिया का भी जो है, पुतिन का भी, रसिया के वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का भारत दौरा हुआ, भारत के डिफेंस मिनिस्टर वहाँ रसिया का दौरा हुआ, तो इससे बीच में जो है और काफी कयास लगा जा रहे हैं कि भारत जो है रसिया की तरफ है, मगर भारत ने जो है यूएन में भी जो है रसिया के विरुद्ध वोट भी किया। तो कहने का अर्थ हुआ भारत का क्या स्टैंड रहा है, इसके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। इसके लिए जो है आप तैयार रहिए और इन सभी क्वेश्चंस का आयाम का आप 1000 से 1200 वर्ड्स में आप लिख के तैयार रहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तो आप आराम से 400 वर्ड में लिख लीजिए। नेक्स्ट है, आर्थिक वित्तीय सहयोग से गठित G20 समूह भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी G20 का समिट हुआ था, 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जो है बाली में हुआ था, और नेक्स्ट शिखर सम्मेलन जो है भारत के न्यू दिल्ली शहर में होगा, जो पहले जम्मू कश्मीर में आयोजित था, किन्हीं कारणों से न्यू दिल्ली में इसको ट्रांसफर किया गया। तो ये पूछा कि भारत के लिए G20 कितना महत्वपूर्ण है, और हाल ही में जो बाली में हुआ था संपूर्ण G20 का 17वां शिखर सम्मेलन, उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो है निकल के आई, उसके बारे में भी आपसे पूछ सकता है, वो भी तैयार रखिएगा। तो भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बार के शिखर सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण बातें निकल के आई, कौन सी बातों पर सहमति बनी, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। 18वां शिखर सम्मेलन जो भारत में होने वाला है उसको आप कैसे देखते हैं, उसको स्पष्ट कीजिए। भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होना, तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं, इसके बारे में ये आपको जो है क्वेश्चंस पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, एशिया में सुरक्षा और स्थिरता कायम करने में संघाई सहयोग संगठन, अभी हाल में संघाई सहयोग संगठन हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इस संगठन में जो है शामिल हुए थे। तो पूछ रहा है कि हाँ, एशिया में सुरक्षा स्थिरता कायम करने में जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जो इसकी जो स्थापना हुई थी यही मकसद से एशिया में सुरक्षा स्थिरता को कायम रखा जाए। तो संघाई सहयोग संगठन जो है इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत के लिए SCO के क्या महत्व है, भारत का जो है SCO के लिए क्या महत्व है। भारत जो है SCO का पर्यवेक्षक पहले देश हुआ करता था, हाल ही में भारत को और पाकिस्तान को क्या मिला है, इसकी जो है SCO की जो है परमानेंट मेंबर सदस्यता का जो है इसको जो है सदस्य बना है भारत और पाकिस्तान। तो भारत के लिए क्या महत्व है SCO, और SCO के लिए भारत के लिए क्या क्या चैलेंजेज है SCO के। SCO में पाकिस्तान भी है, समझ रहे, चाइना के साथ भी आज नहीं बन रहा है, तो क्या चैलेंजेज है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वाड समूह, ये हमेशा जो है चाइना इस समूह पे जो है ऑब्जेक्शन उठाता रहता है, क्वाड समूह में, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान रहा है। जो अमेरिका, चाइना ये हमेशा बोलता रहता है ये समूह जो है हमको जो है काउंटर करने के लिए हमारे विरुद्ध बनाया गया है, ये हमेशा क्वेश्चंस में रहता है, इससे जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो क्वाड समूह क्या है, क्वाड समूह के प्रमुख उद्देश्य क्या है और इसके महत्व क्या है, भारत के लिए क्वाड का महत्व और चर्चा करें। तो क्वाड भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको चर्चा करने के लिए बोल रहा है, तो इससे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विद्युत चालित वाहन। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन से निकल के अब इसमें आइए, विद्युत चालित वाहन। अभी हाल ही में सरकार 2 साल से जो है भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि जो पेट्रोल की जो बढ़ती कीमत है, हमारा जो इंपोर्ट का जो डॉलर जो खर्चा हो रहा है किस में, पेट्रोल को खरीदने में, वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा जो है हमारा जो है कम हो, जो है सही हो, उसके लिए सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है ध्यान दे रही है, ताकि पोल्यूशन भी देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन में सरकार जो है प्रोत्साहन दे रही है, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो बनाया गया है, विद्युत चालित वाहन के फायदे के देखते हुए वर्तमान भारत सरकार इन वाहनों को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। सरकार जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल चालित वाहन में सरकार जो है इसको बढ़ावा दे रही है। तो सरकार ने अब तक इसके बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या क्या स्टेप्स उठाए, इसका उल्लेख करने के लिए आपको बोल रहा है, उस पॉइंट को आपको लिखना है। साथ ही बताइए कि इन वाहनों को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास करने चाहिए। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि और बताइए कि सरकार ने जो बढ़ावा दिया वो तो पूछ ही रहा है, और क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, अपना सुझाव भी आप
दीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, भारत आपको पता ही है, हम जो है किसी एक में जो है वर्ल्ड के टॉप बनने वाले हैं, वो आप सबको पता है, बधाई हो। किसमें? तो पॉपुलेशन में, जनसंख्या में। तो 2027 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, हमको लग रहा है 27 भी नहीं होगा, 2 साल में ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हम लोग। भारत के 2027 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पार करने का अनुमान है। बढ़ती जनसंख्या की चैलेंजेस, चुनौतियों पर चर्चा करें, आगे क्या रास्ता सुझाए। तो इससे क्वेश्चंस आपके पॉपुलेशन से जो है क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकता है कि भारत जो है 2027 में जो है सबसे अधिक आबादी वाले चीन को पछाड़ करके नंबर 1, इसमें इससे क्या चैलेंजेस है और इसके आगे का रास्ता सुझाने के लिए बोल रहा है। जब हम बन ही जाएंगे टॉप 1 जनसंख्या, तो आगे का रास्ता क्या होगा, समझ रहे? आपको पता है टोटल वर्ल्ड की टोटल 17.5 से 18% जनसंख्या भारत में रहती है, और लैंड हमारे पास कितना है? 2.34%, मतलब 2.4% के आसपास हमारी लैंड है। अब समझ लीजिए कितना घनत्व भी हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी भी है काफ़ी ज़्यादा है हमारा। तो ऐसे में भारत में जो है ज़मीन पे जो है क्या होगा, एक जो है मारामारी तो है ही, तो ये क्या चैलेंजेस है? बढ़ती जनसंख्या तो है ही, तो बढ़ती जनसंख्या और नंबर 1 होने अभी वही चैलेंजेस है, और भी हो जाएंगे। तो क्या चुनौतियां होगी, क्या चैलेंजेस होगी, बताना है। और आगे का रास्ता सुझाने के लिए इसमें आपको पॉजिटिव भी बताना है कि जनसंख्या इसका मतलब ये नहीं कि एक अभिशाप ही है, इसको यदि फायदा भी उठाया जा सकता है, जिस तरह से चाइना ने उठाया है स्किल करके। यदि जब तक स्किल नहीं होगा तो जनसंख्या आपको, जैसे एक परिवार में है, यदि सब कमा रहे हैं, सबके पास स्किल्ड है तो ठीक है। यदि परिवार में जो है 5-7 आदमी का परिवार है, एक आदमी कमा रहा है और 6 अनस्किल्ड के कारण घर में बैठे हुए, तो जनसंख्या क्या लगता है? बोझ लगता है। तो यदि सुझाव में यदि आप उस अनस्किल्ड को आप स्किल्ड कर दीजिएगा, तो घर का इनकम, पर कैपिटा इनकम घर का जो होगा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उसी हिसाब से पूरे देश की जनसंख्या समझ रहे हैं बात को? इसको हमको बताना है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में का जो है 15 मेंबर होते हैं, 5 जो है परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट, हर 2 साल में बदलते रहते हैं। भारत अभी हाल ही में जो है नॉन परमानेंट मेंबर था, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये हमेशा से क्वेश्चंस ये जो है रहा है कि ये जो यूएनएससी में जो 5 है उसका विस्तार होना चाहिए। उसमें जो है भारत, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, सॉरी चाइना तो है, भारत, ब्राज़ील, जापान, इंडिया, इस सबको जो है सदस्यता मिलनी चाहिए, मगर अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो इससे जो है क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन को सबसे बड़ा मंच माना जाता है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में संयुक्त सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। विश्लेषण कीजिए, ठीक है। मांग यह है कि अब समय ऐसा आ गया है कि सुरक्षा यूएनएससी की जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें विस्तार होना चाहिए। यूएनएससी की क्या भूमिका है, भारत को क्यों मिलना चाहिए, क्या कारण है, क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब तमाम क्वेश्चंस जो है आपसे पूछ सकता है यूएनएससी पे। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए। नेक्स्ट है I2U2, ये जो है बहुत जो है आपको जो है न्यूज में रहा था। I2 से हुआ इंडिया इजराइल जैसे क्वाड है, उसी हिसाब से चाइना इसको जो है इसका भी विरोध करती है। यूएसए एंड यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये I2U2 शिखर सम्मेलन क्या है? भारत के लिए I2U2 शिखर सम्मेलन के लिए क्या फायदे हैं? भारत के लिए I2U2 शिखर सम्मेलन से जुड़ी चैलेंजेस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और ये है नेक्स्ट है कि किस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली में कैसे ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये किस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो है समग्र परिवर्तन ला सकता है, ओवरऑल जो है चेंजेस ला सकता है। 1986 में जो इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, अब जो है नई शिक्षा नीति बनी है कस्तूरीरंगन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पिछले एजुकेशन पॉलिसी से ये जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है किस तरह से भारतीय शिक्षा प्रणाली को
चेंज कर सकती है क्या? तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में बना उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना होगा, तभी तो लगेगा कि किस तरह से चेंज होगा, पुराने में क्या थे, नए में क्या है। तो ये सब तमाम बात को जो है पूछ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके जो है आने वाले 67 बीपीएससी मेंस में। नेक्स्ट है, अभी चर्चा में रहा महिलाओं की विवाह की कानूनी आय, जो बढ़ के 18 से कितना हो गया 21 वर्ष का प्रस्ताव पेश किया गया, अभी हुई नहीं है, प्रस्ताव है। तो ये महिला सशक्तिकरण के जो है की दिशा में एक कदम तो है, महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक कदम है। इसके बारे में बोल रहा है समालोचनात्मक क्रिटिकल एनालाइज। तो इसमें जो है इससे निगेटिव पॉइंट भी है, इसमें नकारात्मक भी बात भी लिखना है कि 18 से 21 वर्ष कर दिया, इस पर कुछ नकारात्मक बात और इसमें सकारात्मक दोनों बात लिख करके बैलेंस आंसर लिख के आपको निष्कर्ष अच्छे से लिखना है। तो इसमें कि 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया है, इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसके बारे में अच्छा निष्कर्ष करके बैलेंस करके लिख देना है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। ये जब भी दीपावली के समय लगभग आता है अक्टूबर नवंबर में और धान की जो है फसल काटी जाती है, पराली जलाई जाती है, तो ये सब समस्याएं जो है शहरों में आ जाती है। हम कई साल वर्षों से देख रहे हैं दिल्ली में, उसके आसपास शहरों में, उसके बाद अभी ये जो वायु प्रदूषण है इन समय में अक्टूबर नवंबर में कहीं और नॉर्थ इंडिया के जो है शहरों में ये जो है देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पटना में भी आप देख रहे हैं वायु प्रदूषण का असर काफ़ी गंभीर बना हुआ है। तो वायु प्रदूषण की समस्या न केवल एक तकनीकी समस्या है बल्कि एक सामाजिक चिंता भी है, उसकी चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, क्रिप्टो करेंसी से आप क्या समझते हैं, इससे संबंधित समस्याओं तथा समाधानों की चर्चा करें। क्रिप्टो करेंसी भी कई वर्षों से जो है 2 साल से जो है ये जो है न्यूज़ में रहा है क्रिप्टो करेंसी। तो इससे पूछ सकता है क्रिप्टो करेंसी से आप क्या समझते हैं और इससे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में लिखना है और समाधान की भी चर्चा करने की बात किया गया है। नेक्स्ट है, तेजी से वैश्वीकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसका मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए नीतिगत स्तर के हस्तक्षेपों की चर्चा कीजिए। पूछ रहा है रैपिड ग्लोबलाइजेशन हैज मेड मनी लॉन्ड्रिंग एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस द पॉलिसी लेवल इंटरवेंशंस टेकन बाय इंडिया टू कॉम्बैट इट। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है उस तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। जैसे ये क्वेश्चंस है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, इससे आप समझ जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अभी पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाला था और अभी सुनने में आया है कि FATF से जो है पाकिस्तान को हटाया जा रहा है। तो ये पूछ रहा, ये तो क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। ये 1-2 साल में जो है अभी पाकिस्तान को 1-2 साल पहले इसको में रखा गया था, अभी हटाने की जो है घोषणा की गई है। तो इस तरह के कोई ये जो है क्वेश्चंस न्यूज में है, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैश्वीकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया है, क्योंकि ये इसमें किसको रखा जाता है कि उसको रखा जाता है जो वहाँ की सरकार, किसी देश की सरकार ऐसे गतिविधियों को सपोर्ट कर रही है जो दूसरे देश के लिए खतरा हो, समाज के लिए खतरा हो। जैसे पाकिस्तान जो है क्या कर रहा है, टेररिस्ट जो है फंडिंग कर रहा है भारत के लिए। तो FATF ऐसे देशों को क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध लगाने से ये होता है कि उस देशों के साथ जो है कई देश जो है, कोई देश जो है उसके साथ व्यापार नहीं करता। व्यापार नहीं करेगा तो उस देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, कमजोर होगी तो उस देश क्या करेगा, जो किसी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था उससे जो है सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ये FATF जो है हमेशा जो है चर्चा में रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग वही है, तेजी से वैश्वीकरण ने मनी लॉन्ड्रिंग को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, इस कथन की व्याख्या कीजिए और इसका मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा क्या क्या जो है पॉलिसी बनाए गए नीतिगत स्तर का, क्या क्या इस सरकार ने, जो भारत सरकार ने जो है, भारत ने क्या क्या हस्तक्षेप किया है नीतिगत स्तर पर, उसकी जो है चर्चा करने के लिए उठाए गए। मतलब भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए इसको के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है, उसके लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या जो है हस्तक्षेप किए हैं,
तभी तो जाके पाकिस्तान को FAT, भारत के प्रयास के कारण तो FATF में पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स एक सीमा तक सफल रहा, लेकिन भू राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण अब इसे विभिन्न चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चर्चा कीजिए। जैसा कि देखिए, ब्रिक्स जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, पिछले कई वर्षों में जो है पूछा भी गया है BPSC के द्वारा। अभी 14 ब्रिक्स सम्मेलन चाइना में हुआ था, ठीक है, और नेक्स्ट जो है साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये जो हमेशा क्वेश्चंस में रहता है, क्योंकि देखिए ब्रिक्स जो बना था वो डेवलप्ड कंट्री को काउंटर के लिए डेवलपिंग कंट्री के द्वारा बनाया गया था। मगर ब्रिक्स में जो मेन देश है चाइना और इंडिया, रसिया तो अपना इसमें जो है अपना युद्ध लड़ रहा, अपने व्यस्त है, तो इंडिया चाइना जो सबसे ज़्यादा इसमें इस फंडिंग लगा है, इस संगठन में पैसा जो उनका है, अब इनमें ही जो है आपसी जो है तनाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो जब कोई ग्रुप में तनाव यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, तो उस संगठन में थोड़ा जो है जो जिसके लिए तेजी से बना था वो उसमें थोड़ा जो है रुकावट आती है उस संगठन में। तो ये सब इसीलिए क्वेश्चंस जो हमेशा विवाद में रहता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि ब्रिक्स जिसके लिए बनाया गया था वर्तमान समय में वो क्या हो गया है, विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जो राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, पहले क्या था, भू राजनीति जियो पॉलिटिकल व्यवस्था में परिवर्तन के कारण बना था कौन सा, ब्रिक्स। अब उसे विभिन्न चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, चर्चा कीजिए। समझ रहे हैं, क्योंकि भारत जो है अब डेवलप्ड कंट्री के किस ग्रुप में के साथ जो है ग्रुप बना रहा है, जैसे क्वाड हुआ, I2U2 हुआ। तो ऐसे में चाइना जो है हमेशा विरोध कर रहा है। तो चाइना के साथ जो भारत ब्रिक्स में है तो हमेशा जो है वो विवाद में बना रहता है। तो इस तरह इसीलिए क्वेश्चंस जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछते रहते हैं। कोई स्टेटमेंट दे दिया तो साल डेढ़ साल में यही आपसे जो 16 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, 16 इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो है आपको पूछने की संभावनाएं जो है ज़्यादा प्रबल है। ये क्वेश्चंस जो है पिछले 1.5-2 साल में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, ठीक है। तो ये जो आपका जो क्वेश्चंस है दोस्तों, इस पे आप 1000 से 1200 वर्ड जो है आप लिख लीजिए और उसका जो है 400 वर्ड मैक्सिमम तक जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपको इसमें आंसर लिख के भेजना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी होगा मायोलन प्रेप का, उसमें आप अपना फ़ोन नंबर नाम दे के जो है अटैचमेंट के साथ जो है आप उसको भेज दीजिएगा। उसमें कुछ सुधार करना होगा तो हमारी टीम के द्वारा उसमें सुधार आपको फीडबैक दिया जाएगा, ताकि आप में जो कमियां हो लिखने आंसर राइटिंग में वो आपका जो है सुधर सके, और एग्ज़ाम में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको किसी तरह की जो है गलतियां ना हो, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।